हेलो एवरीबॉडी, मैं डॉक्टर तौफीक हुसैन, एसोसिएट प्रोफेसर इन हायर एजुकेशन। पिछले व्याख्यान में हम गुप्त साम्राज्य के विषय में चर्चा कर रहे थे और हमने कुमारगुप्त प्रथम के विषय में चर्चा की थी। आज हम गुप्त राजवंश के जो अंतिम जो प्रतापी जो शासक हैं स्कंदगुप्त है, जिन्हें भारतीय इतिहास में क्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उनके विषय में है वो चर्चा करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो कुमारगुप्त प्रथम है उसकी मृत्यु के बाद में उसका लड़का स्कंदगुप्त है, वो 455 ईस्वी के अंदर है वो गुप्त शासक बना। गुप्त साम्राज्य की बागडोर है वो उसने संभाली और 467 ईस्वी तक अर्थात 12 वर्ष तक है वो गुप्त शासक रहा और इसने अनेक उपाधियां धारण की, जिसमें देवराज है, विक्रमादित्य है, क्रमादित्य है आदि प्रमुख उपाधियां थी। और काहुम अभिलेख में तो शक्रोपन भी है वो स्कंदगुप्त को कहा गया, अर्थात इंद्र के समान कहा गया है। लेकिन इसकी स्कंदगुप्त की सबसे जो लोकप्रिय जो उपाधि थी वो क्रमादित्य है वो मानी जाती है। तो कुछ विद्वानों को मानना है कि स्कंदगुप्त को है वो शासक बनने से पूर्व है वो उत्तराधिकार के लिए अपने बड़े भाई और सौतेले जो भाई है वो पुरुगुप्त के से वो संघर्ष करना पड़ा और पुरुगुप्त को है वो पराजित करने के पश्चात है वो उसने गुप्त साम्राज्य की है वो बागडोर है वो संभाली। तो जो कुमारगुप्त है उसके जो पिता है वो कुमारगुप्त है, उसके शासनकाल का जो प्रारंभिक जो वर्ष है वो शांतिपूर्ण व्यतीत हुआ, लेकिन स्कंदगुप्त का जो प्रारंभिक जो वर्ष है वो अत्यंत संघर्ष में व्यतीत हुए। और जैसा कि हम कह सकते हैं कि इस जो स्कंदगुप्त का जो एक तरह से हम कहें कि जो 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 12 वर्ष का जो कार्यकाल था वो एक तरह से झंझावतों से परिपूर्ण था। और लेकिन स्कंदगुप्त है उसने अपने वंश के गौरव और सम्मान को है वो बनाए रखने के लिए है वो भरसक प्रयास किया। और इसके समय की जो सर्वाधिक में जो महत्वपूर्ण घटना है वो जैसा कि आप जानते हैं कि इसकी स्कंदगुप्त की जो राजनीतिक उपलब्धियों के विषय में यदि हम चर्चा करें तो हम ये कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त है उसके समय के अंदर है वो एक तो पुष्यमित्रों के आक्रमण और हुणों के जो आक्रमण होते हैं और उन दोनों पर ही है उन्होंने विजय प्राप्त की। जैसा कि हमने पिछले व्याख्यान में भी चर्चा की थी कि कुमारगुप्त के शासनकाल का जो अंतिम चरण था, जो कुमारगुप्त है वो एक तरह से वर्ध हो चुका था। तो उस अंतिम चरण के अंदर है कुमारगुप्त के शासनकाल के जो अंतिम समय है, अंतिम चरण है, उसमें पुष्यमित्रों के आक्रमण हुआ था और एक तरह से कुमारगुप्त ने है वो अपने युवराज है वो स्कंदगुप्त को है वो पुष्यमित्रों के विरुद्ध है वो एक तरह से गुप्त सेना का नेतृत्व करने के लिए है वो स्कंदगुप्त को भेजा। और पुष्यमित्र जैसे आप जानते हैं कि अत्यंत शक्तिशाली थे और भीतरी स्तंभलेख से तो एक तरह से जो 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 इनके जो कुमारगुप्त का जो स्कंदगुप्त का है वो पुष्यमित्रों पर जो प्रबल और भयंकर आक्रमण है उसका उल्लेख मिलता है। और उससे इस आक्रमण से है वो गुप्त राजशक्ति क्षीण होने लगी थी और एक तरह से गुप्त राजलक्ष्मी विस्तृत हो गई थी पुष्यमित्रों के आक्रमण से। लेकिन क्या है कि स्कंदगुप्त है उसने अपने वंश की राजलक्ष्मी को स्थिर रखने और क्षतिग्रस्त जो मौर्य साम्राज्य जो गुप्त साम्राज्य है उसको पुनः संगठित करने और पुष्यमित्रों की शक्ति को कुचलने के लिए है उसने एक तरह से दिन रात एक कर दिया। और एक तरह से क्या है कि उसने इतना मेहनत करना पड़ा कि उसको एक रात्रि तो उसे नंगी पृथ्वी पर ही है उसका एक तरह से है वो रात गुजारनी पड़ी। तो लेकिन अंत के अंदर है वो स्कंदगुप्त है वो पुष्यमित्रों की जो शक्ति है उसको कुचलने के लिए है वो एक प्रकार से है वो सफल रहा और गुप्त साम्राज्य को की जो एक तरह से जो अस्थिरता थी उसको स्थिर रखने के अंदर है वो कामयाब हुआ। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 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 पुष्यमित्र जो है जो स्कंदगुप्त है उसकी एक जो सबसे महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है वो पुष्यमित्रों से है वो गुप्त साम्राज्य की वो रक्षा करना था और उसके अंदर वो सफल रहता है। और इसकी पुष्टि एक तरह से स्कंदगुप्त की भीतरी स्तंभलेख से होती है। तो भीतरी स्तंभलेख में ये उल्लेख मिलता है कि स्कंदगुप्त के समय में पुष्यमित्रों के आक्रमण से है वो जो उत्पन्न चुनौती का सामना स्कंदगुप्त ने किया और उन्हें पुष्यमित्रों को स्कंदगुप्त ने पराजित किया और गुप्त साम्राज्य को पुनः स्थापित करने का उल्लेखनीय कार्य उसने किया।
ये उल्लेख हमें जो स्कंदगुप्त के जो भीतरी स्तंभ लेख है उससे मिलती है। तो पुष्यमित्र स्कंदगुप्त की सबसे जो प्रारंभिक जो सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि है वो पुष्यमित्रों के जो आक्रमण है उससे गुप्त साम्राज्य की रक्षा करना था। इसके समय के अंदर है वो जो दूसरा जो महत्वपूर्ण जो आक्रमण है वो हूणों का आक्रमण होता है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हूण है वो मध्य एशिया की एक बर्बर जाति थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हूण आक्रमण है, उन्होंने एक प्रकार से न केवल हम ये कहें कि जो चीन है उसको भी उन्होंने परेशान कर रखा था। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने चीन के महाल दीवार बना ली थी। और हूण जैसे कि आप जानते हैं कि मध्य एशिया की खानाबदोश जाति थी। और इन्होंने न केवल एक तरह से एशिया में अपितु एशिया और यूरोप है दोनों के अंदर भी उन्होंने एक तरह से आतंक मचा रखा था। तो जो हूण जो आक्रमण है, हूण है वो इतने क्रूर थे और उनको जो इसका आपका एक तरह से जूनागढ़ अभिलेख है उसमें तो इनको मलेच्छ शब्द संबोधित किया गया है। तो एक बर्बर जाति थी, उन्होंने एशिया और यूरोप के दोनों महाद्वीपों के अंदर आतंक मचा रखा था। और इन्होंने एक सिंधु नदी पर धावा बोल दिया था। और लेकिन स्कंदगुप्त ने उसने वीरता से उसका मुकाबला किया और उनको पराजित किया। तो इसको एक तरह से क्या है कि हम कह सकते हैं कि जो हूण है उनको उनकी शक्ति का दमन करने का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो स्कंदगुप्त ने किया। और हूणों को पराजित करने के उपलक्ष्य के अंदर है उन्होंने एक विष्णु स्तंभ है उसका निर्माण करवाया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हूण जो भयंकर जाति थी जिसके कारण से है वो एक तरह से क्या है कि जो एक तरह से हूणों को इतनी बर्बर जाती थी कि उनकी युद्ध कौशल के कारण से उन्हें खुदा का कहर भी कहा जाता था। और भारत पर आक्रमण करने से पहले ये हूण है उन्होंने डेन्यूब नदी से सिंधु नदी के क्षेत्र पर आतंक मचा रखा था। तो एक तरह से क्या है कि स्कंदगुप्त के जो शासक बना तो उनको एक तरह से हूणों के आक्रमण का वो सामना करना पड़ा। और हत्याचारी हूणों को परास्त करके न केवल गुप्त साम्राज्य की रक्षा की अपितु आर्य सभ्यता और संस्कृति को भी है वो एक तरह से बचाने का जो कार्य है वो स्कंदगुप्त ने वो किया। तो स्कंदगुप्त के जो स्कंदगुप्त और हूणों के मध्य जो संघर्ष हुआ उसका जूनागढ़ अभिलेख से, भीतरी स्तंभ लेख से है और कथा सागर है, कुछ साहित्यिक ग्रंथों से है वो हूण आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है। और इसमें ये जानकारी मिलती है कि जिस समय हूणों और स्कंदगुप्त के मध्य युद्ध हुआ उस समय स्कंदगुप्त की भुजाओं के प्रताप से वो संपूर्ण पृथ्वी कांपने लगी और एक भयंकर बवंडर उठ खड़ा हुआ। और इसी भीतरी स्तंभ लेख में ये भी कहा गया कि स्कंदगुप्त की ने अपनी दोनों भुजाओं से अवंती को जीत लिया और जिससे प्रतिदिन उसका यश बढ़ता चला गया और वह बंदीजनों की स्तुति का विषय बन गया। तो जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त की प्रशंसा करते हुए लिखा गया कि स्कंदगुप्त ने हूणों के गर्व को जो घमंड है उसको इस प्रकार चूर कर दिया कि वे अपने देश में भी उसका यशोगान करने लगे, स्कंदगुप्त का यशोगान करने लगे। और जूनागढ़ अभिलेख में तो हूणों को मलेच्छ कहा गया है। तो जो एक तरह से क्या है कि विभिन्न साहित्यिक ग्रंथ है उसमें भी हूणों को एक तरह से हैं वो स्कंदगुप्त द्वारा हूणों की पराजय का उल्लेख मिलता है। लेकिन एक तरह से क्या है कि हूण ये स्कंदगुप्त के मध्य युद्ध कहाँ हुआ, ये जो स्थान है एक तरह से क्या है कि इसके विषय में विद्वानों के अंदर मतभेद है। लेकिन इतना कहा जा सकता है कि स्कंदगुप्त ने हूणों के तूफानी आक्रमण की प्रथम बाढ़ को रोककर भारतीय सभ्यता और संस्कृति को हूणों की नरसंकता से है वो बचा लिया। और हूणों की विजय निश्चित रूप से एक महान उपलब्धि थी स्कंदगुप्त की। और एक तरह से क्या है कि हूण विजय के कारण से उसकी जो कीर्ति है वो विदेशों तक फैल गई। तो इस तरह से क्या है कि स्कंदगुप्त के विषय में कहा जाता है कि स्कंदगुप्त ने है वो हूणों को पराजित करने के पश्चात है वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और इस विजय के उपलक्ष्य में उसने है वो एक तरह से क्या है कि सांग धारण करने वाले भगवान है विष्णु की मूर्ति है वो भी स्थापित की। तो सिंह का बना हुआ धनुष धारण करने वाला अर्थात विष्णु की जो मूर्ति है वो स्थापित की। तो एक तरह से हम कह सकते हैं कि स्कंदगुप्त के समय में है वो नागों से भी युद्ध हुआ और इसका समर्थन है वो एक तरह से फ्लिट मोदे कहते हैं। वो कहते हैं कि स्कंदगुप्त के समय के अंदर है वो नाग तो इतना शक्तिशाली नहीं थे लेकिन नागों की शक्ति का दमन करने का जो श्रेय है वो स्कंदगुप्त को जाता है। तो स्कंदगुप्त के समय के अंदर है वो एक ये दो महत्वपूर्ण जो उपलब्धि है वो स्कंदगुप्त की मानी जाती है। स्कंदगुप्त है न केवल राजनीतिक उपलब्धि के साथ साथ स्कंदगुप्त के समय के अंदर है जैसे आप जानते हैं कि स्कंदगुप्त है वो एक लोक कल्याणकारी शासक भी था।
और स्कंदगुप्त की लोक कल्याणकारी जो 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 शासक के रूप में उपलब्धि है, वो स्कंदगुप्त ने जो जो जूना स्कंदगुप्त का जो जो आपका जो जूनागढ़ अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है, उसके उससे ही जानकारी मिलती है कि स्कंदगुप्त ने राज्य में लोक परोपकारी कार्यों पर पूरा ध्यान दिया। और इसका जो प्रत्यक्ष उदाहरण है वो सौराष्ट्र में सुदर्शन झील का पुनरुद्धार माना जाता है। तो जैसे जैसे सुदर्शन झील का जो निर्माण है, वैसे तो जैसे आप जानते हैं कि इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में उसके जो प्रांतीय शासक पुष्यगुप्त वैश्य ने करवाया था। और अशोक के समय में सौराष्ट्र का जो प्रांतीय गवर्नर तुषार था, उसने झील का एक सिंचाई करने के लिए एक नहर का निर्माण भी करवाया था। और जैसे कि हमने पहले चर्चा की थी कि जो रुद्रदामन के समय के अंदर अशोक शासक रुद्रदामन के समय इसका बांध टूट गया था। और ऐसी स्थिति में है वो रुद्रदामन के समय में जो सुविशाख है, सौराष्ट्र का जो प्रांतीय शासक था, उसने इस बांध का पुनर्निर्माण करवाया था। लेकिन एक तरह से 455-56 में है वो स्कंदगुप्त के समय के अंदर ये बांध पुनः टूट गया था। इसलिए इस समय जो स्कंदगुप्त ने जो जो के समय के अंदर जो सौराष्ट्र का प्रांतीय शासक पर्णदूत था, उसका जो पुत्र चक्रपालित था, उसने एक तरह से क्या है कि लगभग 2 माह तक अत्यधिक धन व्यय कर करके इस बांध का पुनर्निर्माण है वो करवाया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो 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 स्कंदगुप्त है वो एक प्रकार से जनता हितैषी भी था। और उसने एक तरह से क्या है कि जो सुदर्शन झील इसके समय में दुर्दर्शन झील बन गई थी, उसको है वो बांध का पुनर्निर्माण कराने का कार्य इसने किया। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो विष्णु भगवान की एक मंदिर का निर्माण भी उसने करवाया। तो स्कंदगुप्त है वो एक तरह से क्या कि एक वैष्णव धर्मावलंबी था, लेकिन वो एक धार्मिक शिशुन शासक था। सभी धर्मों के प्रति उसने एक सी नीति अपनाई। स्कंदगुप्त के समय के अंदर वो सूर्य पूजा भी की जाती थी। और एक इंदौर के अंदर एक सूर्य मंदिर का उल्लेख भी मिलता है। कोहम अभिलेख से ये ज्ञात होता है कि मदन नामक व्यक्ति ने 5 तीर्थंकरों की प्रतिमाओं की स्थापना वो की। और कई अभिलेख स्तंभ पर है वो 5 जैन मूर्तियाँ हैं वो भी उत्कीर्ण मिलती हैं। तो इससे ये पता चलता है कि स्कंदगुप्त है वो एक तरह से धार्मिक शिशुन शासक था। अपितु वह एक स्वयं वैष्णव था और अभिलेखों में उसे परम भागवत कहा गया है। और उसकी जो मुद्राएं हैं उस पर लक्ष्मी और गरुड़ का चिन्ह भी अंकित है। लेकिन उसने अपने पिता की स्मृति में भगवान विष्णु की जो मूर्तियां स्थापित की। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सौराष्ट्र के अंदर सुदर्शन झील के तट पर विष्णु भगवान का मंदिर के निर्माण भी करवाया। तो लेकिन उसके एक धार्मिक सहिष्णुता के कारण से उसके राज्य में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त थी। और जो सूर्य मंदिर और जो काहुम अभिलेख के अंदर जैन तीर्थंकरों की जो पार्थ मूर्ति प्रतिमाओं की जो प्रतिष्ठा है वो उसकी धार्मिक सहिष्णुता को है वो प्रदर्शित करती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि गुप्त काल का जो अंतिम प्रतापी और महत्वपूर्ण शासक था, धार्मिक सहिष्णु शासक था, जिसने गुप्त साम्राज्य को पुष्यमित्रों और हूणों जैसे बर्बर जाती है उसके आक्रमणों से वो एक पर बचाया। और एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये जो स्कंदगुप्त है वो भारत का एक अंतिम सम्राट था जिसने पश्चिमोत्तरी सीमा का जो महत्व है उसको समझा और उसकी रक्षा का पूरा प्रबंध किया। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि उसने अपने साम्राज्य की जो सीमाएं हैं वो पश्चिम से सौराष्ट्र से लेकर के पूर्व में बंगाल तक और उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में मध्य देश तक सभी प्रांतों की जो सीमाएं हैं उसको उसने अक्षुण्ण रखा। और सारे भारत पर गुप्तों का आधिपत्य वो बनाए रखने के अंदर है वो कामयाब रहा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि वास्तव में है वो स्कंदगुप्त, जिसको भारतीय इतिहास में क्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उसने एक प्रकार से क्या है कि जो हूण आक्रमण है, जो हूण जैसी जो बर्बर जाति है उसके आक्रमण से है वो एक तरह से गुप्त साम्राज्य की वो रक्षा है वो रक्षा की। और हम इसके बाद में हम कहते हैं स्कंदगुप्त की बात के अंदर क्या है कि स्कंदगुप्त की मृत्यु जो 467 ईस्वी के अंदर स्कंदगुप्त की जब मृत्यु हो जाती है तो स्कंदगुप्त के कोई संतान नहीं थी। और इस कारण जो 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 वृद्धावस्था में उसका जो सौतेला भाई पुरुगुप्त है वो गद्दी पे बैठता है। और वो भी वृद्ध था और 2 वर्ष तक ही है वो राज्य कर सका और उसकी कुछ मुद्राएं प्राप्त हुई है। जो पुरुगुप्त है वो प्रकाशादित्य और की उपाधि उसने धारण की। तो हम कह सकते हैं कि जो 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 एक तरह से क्या है कि जो स्कंदगुप्त के पश्चात है वो एक प्रकार से क्या है कि गुप्त साम्राज्य का जो पतन है वो प्रारंभ हो जाता है। और उसके पश्चात जो उसके जो उत्तराधिकारी हैं जिसके अंदर जो 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 शासक बनते हैं, जिसमें कुमारगुप्त प्रकाशादित्य है, कुमारगुप्त जो पुरुगुप्त स्कंदगुप्त के बाद में पुरुगुप्त बनता है, उसके बाद में कुमारगुप्त सेकंड बनता है, फिर बुधगुप्त, फिर नरसिंहगुप्त, बालादित्य है, फिर भानुगुप्त है, और फिर तथागत गुप्त है, वन्यगुप्त है, विष्णुगुप्त है आदि जो शासक की जानकारी है वो हमें मिलती है।
जिनको जो हम कह सकते हैं कि प्रवर्ती गुप्त शासक है, जिनको हम कह सकते हैं, और अंतिम जो गुप्त शासक विष्णुगुप्त था, जिसने 550 ईस्वी तक है वो अपना शासन बनाए रखा, अपनी सत्ता बनाए रखा, और उसके पश्चात गुप्त साम्राज्य का वो पतन हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें जो एक तरह से नरसिंहगुप्त बालादित्य के समय में है वो हूण आक्रमणकारी तोरमान का आक्रमण होता है, और जो भानुगुप्त है उसके समय में मेरुकुल है उसका आक्रमण भी होता है। तो विष्णुगुप्त गुप्त वंश का अंतिम शासक था, और इसके पश्चात गुप्त साम्राज्य है वो जो एक विशाल गुप्त साम्राज्य है उसका एक तरह से अंत हो जाता है, और पुनः है वो एक तरह से गुप्त साम्राज्य वो छोटे छोटे राज्यों के अंदर है वो विभाजित हो जाता है। तो हम आगे, क्योंकि हम अभी तक है हम गुप्तों के राजनीतिक इतिहास के विषय में चर्चा की, अब हम गुप्त प्रशासन के विषय में है, गुप्त काल को श्रवण काल क्यों कहा जाता है, और गुप्त काल के सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक जो संस्थाएं हैं, और गुप्त काल में जो कला, साहित्य और विज्ञान के अंदर जो प्रोग्रेस हुई उसकी चर्चा है वो हम करेंगे। तो आज हम अभी तक हमने जो पिछले 4 व्याख्यानों में हमने गुप्त काल की जो राजनीतिक स्थिति है, जो 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 कौन कौन से शासक महत्वपूर्ण हुए उसकी विवरण चर्चा की, लेकिन उन गुप्त काल के अंदर जो साहित्य, कला, विज्ञान आदि का जो विकास कैसे हुआ, गुप्त काल के शासकों ने किस प्रकार की जो प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित की, उसकी चर्चा हम अगले व्याख्यान के अंदर करेंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।